मस्जिद को कोई विशेष फैमिली जो है हैंडल कर रहा है। एक भाई को आपने बहादुरगंज से टिकट दे दिया है और सुनने में यह आ रहा है कि हो सकता है कि दूसरे भाई को आप ठाकुरगंज से टिकट दे दें। अगर ऐसा हुआ, महागठबंधन का सिर्फ अख्तरुल साहब के साथ तरफ से प्रस्ताव ही गया। आप दिलीप जायसवाल जी का देख लीजिए, आप जदयू के लोगों का देख लीजिए, बेचैनी हो गई है। अरे बाप रे बाप, ये क्या होगा। प्रधानमंत्री जी सिर्फ परिधान मंत्री बन गए और चुनावी मोड में रहते हैं। बिहार की आवाम ने जितनी इज्जत बालू और तरबूजा और किसी चीज पर बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी लिट्टी पे बात करेंगे। अरे लिट्टी पे अच्छी बात है, लेकिन बिहार को आप क्या दे रहे हैं, ये आज पूछना चाह रहा है एक बिहारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक खास पाकिस्तान को एक्सपोज करने गए थे। टारगेट था कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, पाकिस्तान की अय्यारी और मक्कारी को एक्सपोज किया जाए। हमारा देश का उस वक्त नेशन फर्स्ट। टीएमसी बंगाल की है, जाकर गोवा में चुनाव लड़ी। आम आदमी पार्टी दिल्ली का था, जाके गुजरात में और गोवा में चुनाव लड़ा, बिहार में चुनाव लड़ने चला। हर को इख्तियार है, हम चुनाव लड़ेंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक नामचीन चेहरा जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब है। विजुअली शम्स आगा भाई भी हमारे साथ हैं, जो किशनगंज विधानसभा से जो है प्रबल दावेदारी है उनकी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय। हम भी गगन टॉप आप नया आपने लॉन्च किया, इसकी भी शुभकामनाएं कि अल्लाह आपको कामयाबी दे। आवाम का मुद्दा आप उठा रहे हैं और बुलंदी से उठाइए। आवाम में जिस तरह गगन नाम रखें, गगन की तरह बुलंदी, आसमान की तरह बुलंदी पे जाइए। ये हमारी दुआएं आपके साथ। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे। गठबंधन की जो चर्चाएं चल रही है, इस पे तरह तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग इसे सही मान रहे हैं, तो कुछ लोग का कहना है कि मीडिया की उपज है। सच्चाई क्या है? नहीं, ये तो अख्तरुल साहब ने, हमारे रियासती सदर ने प्रस्ताव महागठबंधन के सामने रखा है कि 2 लोग लड़ेंगे तो तीसरे को फायदा होगा। जब से महागठबंधन का सिर्फ अख्तरुल साहब के साथ तरफ से प्रस्ताव ही गया। आप दिलीप जायसवाल जी का देख लीजिए, आप जदयू के लोगों का देख लीजिए, बेचैनी हो गई है। अरे बाप रे बाप, ये क्या होगा। क्योंकि 2 की लड़ाई में तीसरा फायदा होता है। कुर्नी, इमामगंज, गोपालगंज में एमआईएम लड़ी, महागठबंधन लड़ा, हम लोग दोनों हारे, भाजपा को इसका फायदा हुआ। तो हम चाहते हैं जो भाजपा की जो नफरत की बाजीगिरी आज गांव-गांव, पंचायत पे हो गई है। आपने देखा कि हर कुछ में नेतागिरी करते हैं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ परिधान मंत्री बन गए और चुनावी मोड में रहते हैं। बिहार की आवाम ने जितनी इज्जत दी, 2014 में उनको 30 MP 32 MP दिया, 2019 में हद हो गई, 39 MP दे दिया, फिर 30 MP आपको दे दिया। लेकिन बिहार के लिए आज तक प्रधानमंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने और बिहार के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम और बिहार के केंद्र मंत्री कभी बैठे नहीं कि बिहार को बीमारू राज से निकाला जाए। ये बिहारियों की अस्मिता की बात है। हमने आपको बार बार वोट दिया, हमने आपको बार बार इज्जत दी, बार बार जिताया बिहार के लोगों ने। और बिहार के लिए इतना भी आपके दिल में नहीं है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया था बिहार स्पेशल स्टेटस, नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि बिहार का स्पेशल स्टेटस लेंगे, और आपने वो भी नहीं किया। आखिर आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? हम कब तक बालू और तरबूजा और किसी चीज पर बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी लिट्टी पे बात करेंगे। अरे लिट्टी पे अच्छी बात है, लेकिन बिहार को आप क्या दे रहे हैं, ये आज पूछना चाह रहा है एक बिहारी। मिडिल ईस्ट की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो गुजरात में हो रही है। अब सहरसा सुपौल से भी आप गुजरात के लिए ट्रेन जारी कर रहे हैं, सीमांचल से भी कर रहे हैं, पटना से भी कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण से भी कर रहे हैं। बिहारी मजदूर बनने के लिए नहीं, बिहारी ग्रोथ कराने के लिए। हम भी चाहते हैं डिफेंस कॉरिडोर बने, टेक्सटाइल पार्क बने, आईटी पार्क बने, बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में भी रोजगार के साधन हो। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो। पूरा आपका सीमांचल जो है, यहाँ पे अनानास की खेती, मकई की खेती आप देख रहे हैं, एमएसपी नहीं मिल रहा है, उसके लिए स्टोरेज की फैसिलिटी सरकार के पास नहीं है। केला की खेती इतनी बड़ी होती है, इवन मशरूम की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती। आखिर बिहार सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे जो केंद्र के साथ हर दिन सौतेला व्यवहार हो रहा है। हर दिन सौतेला व्यवहार सीमांचल के साथ भी बरसों से हो रहा है, और आप लोग इसकी लड़ाई को जो है लड़ भी रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब जो है आपकी पार्टी में आए, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है आना हुआ था, और वहां से उन्होंने कहा था कि इस बार अगली बार 2020 में बदलाव के लिए वोट था, इस बार बदला लेने के लिए वोट था। कौन भागा कौन छोड़ा, वो आपकी पार्टी के अंदर का मामला होगा, लेकिन अवाम का मुद्दा तो विकास होगा। आपका बदला लेने के लिए लोग वोट क्यों करें? नहीं, उसमें बदला लेने का है कि आवाम ने सीमांचल के नाम पर जिताया था। हम सीमांचल की लड़ाई जो है, उस तहरीक को ठेस पहुंची है। वो जो लड़ाई थी, जो तेजस्वी जी ने खुद ठाकुरगंज में वादा किया था सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड, हम चाहते थे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब की, इंजीनियर आफ्ताब साहब की और पूरे एमआईएम की मेहनत, आज सीमांचल पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। आज बैरिस्टर साहब विदेश में भी जाते हैं, वहां भी सीमांचल की बात रख रहे हैं। तो आज सीमांचल एक का दर्द उन्होंने बहुत करीब से हम लोग ने देखा, एमआईएम ने देखा। तो जनता के बीच जाना है, जिस मुद्दे पर जिताए थे और उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो नेचुरल उन्होंने कहा कि बदला भी लेना है और सीमांचल का जो मुद्दा है उसको जिंदा भी रखना है, उसकी लड़ाई भी लड़ना है।
हम कभी सीमांचल के मुद्दे से पीछे नहीं हट सकते। क़यामत की सुबह तक, जब तक आखिरी सांस एमआईएम की रहेगी, एमआईएम का कोई बंदा रहेगा, जिम्मेदार रहेगा, वो ये मुद्दे को इंशाल्लाह उठाएगा और सीमांचल को उसका हक दिला के रहेगा। आप ही के पार्टी के वो लोग जो लोग शुरू से ही 2000 जब से पार्टी यहाँ पर आई है और हम लोगों ने चलाया था उसको, अख्तर ईमान मुर्दाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुर्दाबाद के जब नारे लग रहे थे, मैं मासूम रेजा की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने एक आरोप लगाया था, कहा था खास करके जाके पूछिए बलरामपुरी से कि अपने वहाँ वो एक में जिता नहीं सकते, कितना वोट दिला सकते, लेकिन हमारे यहाँ की राजनीति में वो कर रहे हैं। यानी बहादुरगंज की सीट के लिए अगर उनकी नज़र से बात करें, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, वो सबसे ज़्यादा दोषी जो है जिसको मानते तो आदिल हसन आजाद साहब है। अब भाई बिना देखे बिना जाने अगर कोई बोले तो मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर में अगर किसी का मीटिंग हुआ, बैरिस्टर साहब किसी को घोषणा कर रहे हैं, उसमें आदिल हसन की क्या बिसात है? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई निर्णय ले रहे हो तो उसके सामने तो कोई कुछ नहीं हो सकता है। और मासूम रजा साहब को भी सब कुछ पता है। और जब बैरिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया तो मासूम रजा साहब भी पॉलिटिकली एक्टिव आदमी है, 11 साल से तो एमआईएम से हमारा रिश्ता है। तो यानी आप यानी तो ये तो अफसोस हो रहा है ना, उनसे ही उम्मीद नहीं थी, उनसे तो उम्मीद नहीं थी। आपको तो हम लोग अख्तर ईमान साहब, हमने और एमआईएम बिहार ने हमेशा कोशिश की कि मासूम रजा को हमेशा हम कंधे से कंधे लेके चले। लेकिन आप तौसीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में भी बोला है, मेरा नाम तो आज तक नहीं बोला ना, अख्तर साहब का नाम बोला। उनकी इंटरव्यू आप लोग ने चला है, किसका नाम लिए? तो मासूम रजा साहब बोलिए भाई, बोलिए। मेरे से ऊपर मेरे प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार के इंचार्ज हैं, बैरिस्टर साहब है, तो उन लोग का, उनसे आप माजिद साहब आए थे बिहार के प्रभारी, तो उनसे पूछना चाहिए था मासूम भाई को। लेकिन ये सिर्फ आदिल हसन ने 11 साल में एमआईएम को जितनी मेहनत की है, वो अल्लाह अल्लाह का रसूल इस बात की गवाही देगा। हर एमआईएम का बिहार का जो 38 जिला है, 101 अनुमंडल है, 8,500 पंचायत है, 550 लगभग ब्लॉक है, हर लोग जानता है कि ऐसा कोई ब्लॉक, अनुमंडल, जिला नहीं है जहां आदिल हसन नहीं गए। अख्तर ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब के आदेश पर, बैरिस्टर साहब की सरपरस्ती, हर मुद्दे को मैंने उठाया है। तो आप मुझे बोल रहे हैं फैसला बैरिस्टर साहब ना लेते हैं? मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, मैं तो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं। फैसला जो लिए हैं वो सदर साहब लिए हैं, तो सदर साहब ने दिया है। और पार्टी का डिसिप्लिन है, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी का भी टिकट का फैसला करते थे, इवन बलरामपुर में कर दें, इवन कदवा में कर दें, इवन प्राणपुर में कर दें, इवन कोचादामन में कर दें, इवन अख्तर ईमान साहब बोलते हैं कि इवन अमोर में बैरिस्टर साहब जो फैसला करेंगे वो हम मानेंगे। तो आदिल भी पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर में है और मासूम साहब भी है। तो सवाल तो ये बोलना ही गलत है। और फिर मैं मासूम साहब से उम्मीद नहीं थी, जो आदमी इतना पॉलिटिकल, अपने आप को जी शऊर, पॉलिटिकल इतना मैच्योर आदमी, वो ये सब बचकानी बात करते हैं। मुझे अफसोस लगता है उनसे ये सब सुनने में। एमआईएम के जो वो लोग जो शुरुआत से ही है, तो लोग अब ये समझ रहे हैं, बातें चल रही है जब आप लोगों के बीच जाएंगे, कि अब मस्जिद को कोई विशेष फैमिली जो है हैंडल कर रहा है। एक भाई को आपने बहादुरगंज से टिकट दे दिया है और सुनने में यह आ रहा है कि हो सकता है कि दूसरे भाई को आप ठाकुरगंज से टिकट दे दें। अगर ऐसा हुआ तो एक जो लोग आकलन लगा रहे हैं कि किसी विशेष फैमिली का दबदबा जो है मस्जिद सीमांचल में होने जा रहा है, ये सच्चाई में बदल जाएगा। देखिए, इसकी जानकारी मैं पहली बार खुद सुन रहा हूँ। हर फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नज़र बहुत दूर तक है। पूरी दुनिया में आज उस आदमी का डंका पिटा रहा है, उस आदमी का एक इज्जत है, उस आदमी ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, 5 बार के एमपी, 2 बार के एमएलए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके सामने हर कुछ है। तो ये गलत बात है, कोई फैमिली नहीं चलाती, पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो बैरिस्टर साहब फैसला लेंगे उसमें हिकमत अमली होगी। और ऐसा मुझे ये चीज़ ऐसा नहीं लगता है, मैं तो खुद 11 साल से हूँ, तो मुझे तो ये नहीं लगता है। 2000 सीट पे डिस्कशन होता है, अख्तर ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब इंचार्ज हों और जो पार्टी के जिम्मेदार हों, उसमें बैरिस्टर साहब खुद रहते हैं। बैरिस्टर साहब ने अमोर में ये बोला भी है कि हर फैसला मैं सोच समझ के लेता हूं, तो मुझे नहीं लगता ये बात सच्चाई। 2014 के बाद अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो लगभग 2021 को छोड़ करके हर साल 6, 8, 10, 25, 35 इस तरह की हत्याएं से मॉब लिंचिंग में हुई है, और जो जख्मी हुए तो उनकी तादाद और ज़्यादा है। लेकिन ऐसे समय में जब बैनुल अक़वामी सतह पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जाना होता है तो इसे वो महज एक राजनीतिक जो है बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक हमारी राजनीति अंदरूनी मामला है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ चूक हुई है। कहीं 2012 में जब पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान में जाकर भारत की नुमाइंदगी बैरिस्टर साहब किए थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात कहते। जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो वहाँ भारत एक है,
कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात एक है। वहाँ अपने घर की लड़ाई हम विदेश में देंगे तो दुश्मन फायदा उठाएगा। हम घर में देखिए, बैरिस्टर साहब कल आ गए हैं हिंदुस्तान, देखिए उसके बाद उनकी हर मुद्दे पर, वफ के मुद्दे पर, मॉब लिंचिंग में अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने बोला है, और उस डेलीगेशन में भी MIM के शौकत साहब रियासती सदर, मेहताब चौहान साहब, पूरी MIM डेलीगेशन वहां गई थी। अलीगढ़ के मॉब लिंचिंग में अख्तरुल ईमान साहब, सारण के मॉब लिंचिंग में, जब भी जहां भी मॉब लिंचिंग अख्तर साहब जाते हैं। तो ये गलत कहना है, ये कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कभी भी हक बोलने वाला आदमी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वो बोलेगा ही। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक खास पाकिस्तान को एक्सपोज करने गए थे। टारगेट था कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, पाकिस्तान की अय्यारी और मक्कारी को एक्सपोज किया जाए। हमारा देश का उस वक्त नेशन फर्स्ट था। ये हिंदुस्तान आ गए, आप देखिए हर मुद्दे पर वो बोल रहे हैं और बोलेंगे, आप देख लीजिए। मजलिस की भाषणों को जब आप सुनेंगे, चाहे आदिल हसन आज़ाद की हो, अख्तर ईमान साहब की हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब की हो, चाहे जो भी हो, तो उनमें एक बात आती है कि हम लोग नेता बनाने आए हैं और हम लोग जो है गजू नौजवानों को जगाने आए हैं। लेकिन हर विधानसभा पर अगर हम नज़र डालें तो आप नेता कहाँ बना रहे हैं साहब? आप उन लोगों को मौका दे रहे हैं जिसको राजद ने मौका दिया है। आप कांग्रेस के पुराने लोगों को ला रहे हैं, वही राजद कांग्रेस के छोड़े गए लोगों को फिर आप ला करके जगह दे रहे हैं, तो आप नेता कब बनाइएगा? मेरे बगल में एडवोकेट शम्स साहब, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इनसे ज्यादा यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो। अलीगढ़ से एडवोकेट की डिग्री हासिल करने ने जुडिशियरी एग्जाम कंप्लीट किया था। तो नेता आदिल हसन, वहाँ भी कोई कांग्रेस राजद वाले, आदिल हसन आपके सामने है, दूसरे लोग आपके सामने हैं। भाई चुनाव तो है, चुनाव तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस और विनिबिलिटी भी एक फैक्टर रखता है। लेकिन आज सिर्फ MLA बनने के लिए तो फैक्ट्री MIM नहीं खोली है ना, MP बनने के लिए फैक्ट्री नहीं ना। आज DM क्या शम्स साहब जाते हैं तो देखिए हर मुद्दे पर, मैंने इनको देखा है, बहुत मुद्दे पर अकेले गए हैं। तो यही तो हौसला, यही तो बढ़ाना होता है कि DM क्या है, SP साहब क्या, DM साहब क्या, चीफ सेक्रेटरी क्या, होम सेक्रेटरी क्या, हम लोग जो जाते हैं तो यही तो लीडरशिप बढ़ाना। MLA MP तो सिर्फ 243 और बिहार में 40 MP बन सकता है, लेकिन उसके अलावा भी तो है। राउंड द क्लॉक 365 डेज 365 दिन तो मुद्दे होते हैं ना, उस मुद्दे को भी उठाना तो कोई लीडर ही करता MP है। MLA के लिए कांग्रेस राजद के ही लोगों को महत्व दिया जाएगा, बाकी लोग कार्यकर्ता ठीक है। देखिए भाई, अगर कार्यकर्ता, मैं कौन सा दरख्त तू ही फल बताएगा। गंगोत्री से पानी निकलता है और बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, अपने रास्ता बना लेता है। शम्स साहब अपनी, अल्लाह इनको काबिलियत दी है, अपनी सलाहियत दी है, अपनी सलाहियत से खुद वहां पहुंच जाएंगे। या अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके लिए जो मुकद्दर में लिख दिया है वो लिख दिया। आप माजिद हुसैन साहब से देख लीजिए एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिकल घराना नहीं था, देखिए यंगेस्ट मेयर बैरिस्टर साहब ने बना दिया, आज वन ऑफ द यंगेस्ट MLA हैं तेलंगाना असेंबली में। तो वो पॉलिटिकल कोई घराने से तो नहीं थे भाई, MIM ने मौका दिया और बन गए। मोबिन साहब देखिए एक आम घर के थे, कॉर्पोरेटर थे, उनको MLA बना दिया। तो पार्टी बनाती है ना, और पार्टी विनिबिलिटी भी तो रहेगी। आप ही चाहते हैं 10 MLA शेरवानी पहन के विधानसभा जाए, तो उसके आज सिर्फ पैसा नहीं फैक्टर होता है, उसका पब्लिक इमेज है, पैसा है, उसकी कनेक्टिविटी। और जो आज जो है, कल जो फर्स्ट जनरेशन, पहले हुसैन आज़ाद साहब थे, रफीक साहब थे, उसके तस्लीम साहब, मौलाना असरार कासमी रहमतुल्लाह अलैह थे, उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब, जावेद साहब, उसके शम्स आगे साहब, आदिल साहब, मासूम साहब, मेरा बहादुरगंज के जो पूर्व अध्यक्ष तौसीफ साहब, गुलाम हसनैन साहब, राहिल साहब, जितने लोग जो हैं, एक यंग जनरेशन की टीम आगे बढ़ेगी जी। तो फेज वाइज होता है ना। आप चाहते हैं कि तुरंत MIM में ज्वाइन करे, तुरंत टिकट दे दे किसी पॉलिटिकल, बताइए कांग्रेस ने किस यंग को टिकट दिया? बताइए ना, इजहारुल साहब कितना दिन पर, किस यंग को कांग्रेस ने दिया? क्यों नहीं दिया? चिंटू साहब को दे दिया टिकट, राजद ने क्यों नहीं दे दिया? भाजपा ने क्यों नहीं दे दिया? दिलीप जायसवाल साहब MLC बनेंगे तो वही 4 बार की जो मोहतरमा है, कौन मोहतरमा सिंह, क्या नाम है, स्वीटी सिंह जी को बार बार दे रहे, क्यों नहीं युवा किसी को दे दिया? 4 बार हारने के बावजूद उन्हीं का नाम आ जाता है, क्योंकि सिकंदर जी की पत्नी है इसलिए। आप भी तो दिखाइए, हम तो दिखा रहे हैं कि ये हम लोग जैसे लोग को, राणा रणजीत सिंह जैसे लोग को टिकट MIM ने दी। एग्जाम्पल है ना, क्या कहते हैं, नौजवान वकार सिद्दीकी साहब को दिया, अखिलेश्वर शर्मा जी को दिया, दीनानाथ मांझी जी को दिया। हम तो सब कम्युनिटी में जाते, प्रियंका मल्ला कम्युनिटी से थे, प्रियंका चौधरी जी को दिया। किशनगंज से सरजिल इमाम भी हो सकते हैं। ये फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब और किशनगंज की आवाम करेगी। अगर शर्जील साहब आते हैं तो पहले तो पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी, और विनिबिलिटी क्या है, क्या फैक्टर है, सब कुछ देखा जा सकता है। आखिरी सवाल आपसे विदा लेना चाहिए, काफी लंबा हो रहा है। जनस्वराज जो है पैर पसार रहा है, और खास करके सीमांचल में नजर है। अक्सर जनस्वराज के लोग भी कहते हैं और उनके जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि हैदराबाद से है असदुद्दीन साहब, उन्हें हैदराबाद जाना चाहिए, बिहार में क्यों आते हैं? भाई प्रशांत किशोर साहब ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनकी जो तारीफ की, वो वीडियो क्यों चला रहे थे?
और प्रशांत जी का अच्छा मिशन है, ये छोटी बात है लेकिन एक मिशन अच्छा है, हम उनको पॉजिटिव बोल लेते हैं। प्रशांत जी एक पढ़े लिखे आदमी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली से है, भाजपा नागपुर से है, तो हर लोग का अपना अपना होता है। ये बिहार में और भारत का लोकतंत्र की खूबसूरती है, इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर्ड है वो सब जगह लड़ सकता है। टीएमसी बंगाल की है, जाकर गोवा में चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी दिल्ली का था, जाके गुजरात में और गोवा में चुनाव लड़ा, बिहार में चुनाव लड़ने चला। हर को इख्तियार है, हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हम सीमांचल के मुद्दे हमारी प्राथमिकता है और जब तक एमआईएम में लोग हैं, एमआईएम इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह। विदा लेते हैं आपसे। आदिल हसन आजाद साहब से हमारी जो है बातचीत हो रही थी। धन्यवाद, शुक्रिया अदा।